1990 तक चंगेज की ताकत मध्य एशिया में इतनी बढ़ गई थी कि अब वो वहां के तमाम शासकों को चुनौती दे सकता था। बात सन 1201 की है। उस साल करैत कबीले ने जमुखा को गुर खान की उपाधि दी। गुर का मतलब था ब्रह्मांड का राजा और ये उपाधि चंगेज खान को मिली खागान उपाधि से बड़ी थी। जब चंगेज को खागान की उपाधि मिली थी तब भी बहुत से कबीले के लोग उससे नाराज थे और आज भी जब जमुखा को गुर खान की उपाधि मिली तब भी बहुत से कबीले के लोग उससे नाराज हुए। चंगेज खान भी इस बात से बहुत नाराज हुआ। करैत कबीले की सीमाओं से लगकर नेमन्स कबीले के क्षेत्र थे। नेमन कबीले भी चंगेज के नियंत्रण में था। नेमनों को भी ये बात पसंद नहीं आई कि जमुखा को गुर खान की उपाधि दी गई है। उन्होंने जमुखा को चुनौती दी कि वो साबित करे कि वो गुर खान की उपाधि के लायक है। जमुखा समझ गया कि नेमन के पीछे मंगोल यानी चंगेज खान है और फिर उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध हुआ और इस युद्ध में करैत कबीले और जमुखा को मुंह की खानी पड़ी। चंगेज खान के सैनिकों ने जमुखा को पकड़ लिया और उसको चंगेज के सामने ले गए। चंगेज ने जमुखा को अपने साथ फिर से मिलकर काम करने की बात कही, लेकिन जमुखा ने कहा कि जैसे आसमान में बस एक ही सूरज है उसी तरह इस धरती पर बस एक ही राजा हो सकता है। और उसने चंगेज से कहा कि वो उसको बिना खून बहाए एक शानदार मौत दे। और फिर चंगेज के सैनिकों ने जमुखा को मार दिया। नेमन्स के साथ मिलकर मंगोलों ने करैत के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। अब मध्य एशिया में पहले जहां दो शक्तियां थी अब बस एक ही बची थी और वो थी चंगेज खान की मंगोल कबीले की शक्ति। चंगेज की ताकत बढ़ती जा रही थी। सभी छोटे बड़े कबीले उसके साथ आते जा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि खत्म होने से अच्छा है उसका साथ देना। सभी को मिलाकर चंगेज ने उनको सिर्फ एक नाम दिया, मंगोल, और उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर बना मंगोलिया। सिर्फ क्षेत्रों को अपने अधीन करना काफी नहीं था क्योंकि ये बहुत दिन तक चलने नहीं पाता और आंतरिक विद्रोह होने का भी खतरा बना रहता। इसलिए अब चंगेज ने मंगोलिया की एकता और व्यवस्था पर ध्यान दिया। एक बड़ा साम्राज्य बनाना और उसको चलाना आसान नहीं था और इसलिए उसने मंगोलिया को 95 प्रांतों में बांटा और उन पर शासन करने के लिए योग्य लोग नियुक्त किए। इसके साथ ही साथ उसने अपनी सेना को भी मजबूत किया। मंगोलिया के हर परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होना जरूरी था और इस तरह से लगभग 1 लाख घुड़सवार सैनिकों की सेना बनाई चंगेज खान ने। जब मंगोलिया की शासन व्यवस्था ठीक से चलने लगी तब चंगेज खान ने दुनिया के दूसरे हिस्सों को जीतने का अभियान शुरू किया। आपको याद होगा कि चंगेज ने मर्किट की संतान को पाला था। उसका नाम था जोची। वो चंगेज का सबसे बड़ा बेटा था। मंगोलिया की शासन व्यवस्था ठीक करने के बाद चंगेज ने जोची को मंगोलिया की सत्ता सौंप दी और खुद विजय अभियान पर निकल पड़ा। चंगेज आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में जो भी क्षेत्र आते उनके सरदार या तो चुपचाप चंगेज खान की अधीनता स्वीकार कर लेते या फिर युद्ध लड़ते जिसमें उनकी हार पक्की होती थी। हर जीत के बाद चंगेज खान की सेना का हौसला बढ़ता जा रहा था। 1218 तक चंगेज खान ने मंगोलिया से लेकर चीन के बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। अब तक उसने सिर्फ पूर्वी राज्यों को अपने कब्जे में लिया था। अब उसने पश्चिमी राज्यों की तरफ रुख किया और काराखितन पर हमला करने के लिए उसने अपनी सेना के एक नेमन सरदार को 20,000 सैनिकों के साथ भेजा। उस राज्य के शासक कुचलक को मंगोलों की ताकत का पता था, इसलिए उसने बिना युद्ध किए ही उनकी अधीनता स्वीकार करने की बात की। लेकिन उसकी बात को उसकी ही सेना के कुछ लोगों ने नहीं माना और वो 2 हिस्सों में बट गई। एक टुकड़ी कुचलक के साथ और दूसरी चंगेज खान की सेना के साथ युद्ध करने चल पड़ी। कुचलक वहां से चुपचाप निकल गया क्योंकि वो मंगोलों से नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन कुचलक की सेना को जब पता चला कि वो भाग रहा है तो वो उसके पीछे भागी और उसको पकड़कर उसकी हत्या कर दी। चंगेज खान की सेना ने देखा कि काराखितन की सेना एक साथ नहीं है और इसलिए वो सेना छोटी और कमजोर हो गई है, तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो काराखितन के अंदर घुस गए और उनके सैनिकों को मारने लगे। एक भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में काराखितन पर भी चंगेज खान का अधिकार हो गया। अब पश्चिम में भी चंगेज खान ने जीत की शुरुआत कर दी थी। वो काराखितन में ही रुका और आगे की रणनीति बनाने लगा। काराखितन से लगकर ख्वारिज्म की हुकूमत थी जो कि एक विशाल मुस्लिम राज्य था। चंगेज खान उनके साथ व्यापार शुरू करना चाहता था और इस वजह से उसने 500 लोगों को ख्वारिज्म राज्य के अधिकारियों से व्यापार की बात करने को भेजा।
ख्वारिज्म राज्य गवर्नर को लगा कि वो 500 लोग मंगोलियन जासूस हैं। उसने उन लोगों को लूट लिया और उनको राज्य के बाहर भगा दिया। इस बात से चंगेज खान बहुत क्रोधित हुआ और उसने ख्वारिज्म पर आक्रमण करने की सोची। उसने इस बारे में अपने सलाहकारों से सलाह लिया। उसके सलाहकारों ने कहा कि ख्वारिज्म पर आक्रमण करने का इरादा ठीक नहीं है अभी। अगर हम उनसे व्यापार करते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदे की बात होगी। चंगेज खान इस बात से सहमत हुआ और उसने अपने 3 दूतों को ख्वारिज्म के बादशाह शाह अलाउद्दीन के पास भेजा। तीनों दूत शाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचे और अपना संदेश उसको दिया। उनके संदेश में ये था कि चंगेज खान ने हुक्म दिया है कि शाह अलाउद्दीन के गवर्नर ने चंगेज के लोगों के साथ जो लूटपाट की है वो उसको वापस कर दें और ख्वारिज्म में उनके लिए व्यापार करने का रास्ता खोलें। शाह अलाउद्दीन चंगेज खान को सिर्फ एक लुटेरा समझता था। उसने उन 3 दूतों में से 2 के बाल कटवा दिए और एक का सर काटकर बाकी दोनों को देकर कहा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो चंगेज को बता देना। चंगेज खान को जब ये पता चला तो उसने ये कसम खाई कि वो शाह अलाउद्दीन को तबाह कर देगा, उसका नामो निशान मिटा देगा। कारा खितन के लोगों से चंगेज खान ने बात की और उनसे कहा कि वो ख्वारिज्म के खिलाफ जंग में उसका साथ दे। कारा खितन के लोगों ने उसकी बात मान ली क्योंकि वो भी शाह अलाउद्दीन और ख्वारिज्म के दुश्मन थे। मंगोलिया के सैनिक भी वहां आ गए और सबको मिलाकर 2 लाख की सेना तैयार की चंगेज खान ने। उसने ख्वारिज्म पर 3 तरफ से हमले की योजना बनाई ताकि ख्वारिज्म की सेना एक साथ न आ पाए। अचानक और 3 तरफ से हुए हमले से बच नहीं पाया ख्वारिज्म और आखिरकार चंगेज खान का ख्वारिज्म पर भी अधिकार हो गया। शाह अलाउद्दीन के परिवार से जुड़े सभी लोगों को एक एक करके चंगेज खान के सैनिकों ने मार डाला। सन 1220 में शाह अलाउद्दीन के बारे में चंगेज खान को पता चला कि वो एक टापू पर छिपा है और उसने उसको पकड़ने के लिए अपने सैनिक उस टापू पर भेजे। लेकिन जब तक उसके सैनिक वहां पहुंचते शाह अलाउद्दीन ने आत्महत्या कर ली थी। ख्वारिज्म का साम्राज्य बहुत बड़ा था जिस पर अब चंगेज खान की हुकूमत थी। उसने गजनी और पेशावर तक कब्जा कर लिया था। तभी उसको पता चला कि शाह अलाउद्दीन का एक बेटा जलालुद्दीन मिंग बरनू अभी भी जिंदा बचा है और वो गजनी में छिपा हुआ है। तो वो अपने साथ एक बड़ी सेना लेके गजनी गया। जलालुद्दीन मिंग बरनू को जब ये पता चला तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सिंध नदी को पार करके भारत में दिल्ली तक पहुँच गया। दिल्ली में उस समय गुलाम वंश के इल्तुतमिश का शासन था। जलालुद्दीन मिंग बरनू ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश जानता था चंगेज खान के बारे में और इसलिए उसने जलालुद्दीन मिंग बरनू को सहायता देने से इनकार कर दिया। चंगेज खान को जब ये मालूम पड़ा कि जलालुद्दीन मिंग बरनू भारत आया है तो वो उसके पीछे भारत पहुंच गया। इधर जब जलालुद्दीन मिंग बरनू को इल्तुतमिश से कोई सहायता नहीं मिली तो वो पंजाब की तरफ भाग गया। बहुत ढूंढने पर जब चंगेज खान को जलालुद्दीन मिंग बरनू का कोई भी अता पता नहीं चला तो उसने मंगोलिया वापस जाने का मन बना लिया। इसके बाद चंगेज खान वापस ख्वारिज्म पहुंचा। अब उसे मंगोलिया की तरफ आगे बढ़ना था। उसकी 20,000 सैनिकों की टुकड़ी काकेशस और रूस से होकर गुजरी। काकेशस और रूस के शासकों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की और बदले में चंगेज खान के सैनिकों ने वहाँ बहुत लूटपाट मचाई और बहुत कुछ तबाह कर दिया। साथ ही साथ वहाँ का एक बड़ा हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया। रसिया के कई भागों पर हमला करके वहाँ की सेना को अपनी सेना के साथ मिलाकर चंगेज खान की सेना 20,000 से 80,000 पहुँच गई। रसिया के कई हिस्सों को जीत लिया चंगेज खान ने। उसके बाद चंगेज खान और उसकी सेना मंगोलिया वापस चली गई। चंगेज खान ने सभी सैनिकों को 3 से 4 साल का आराम दिया ताकि वो अपने परिवारों के साथ कुछ समय बिता सकें। थोड़ा आराम करके उसने फिर से अपनी सेना तैयार की और इस बार वो यूरोप की तरफ गया। उसके सामने जो भी आया या तो उसने दम तोड़ दिया या फिर आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1225 में वो यूरोप पर विजय प्राप्त करके मंगोलिया वापस चला गया। चंगेज खान का सबसे बड़ा सौतेला बेटा था जोची और 3 सगे बेटे थे। चंगेज खान ने अपने पूरे साम्राज्य को अपने तीनों सगे बेटों में बराबर बराबर बांट दिया, लेकिन जोची को उसने कुछ भी नहीं दिया। उसने जोची को बनाया मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी। उसने कहा कि अब से जो भी वो नए राज्य जीतेगा उन सब पर जोची का अधिकार होगा। उसने बाद में कई लड़ाइयां लड़ी। जिन नए क्षेत्रों पर उसने कब्जा किया वो तो उसके पहले जीते हुए क्षेत्रों से बहुत बड़े थे। लेकिन सन 1226 में जोची की मौत हो गई।
जोची की मौत के बाद चंगेज खान के सगे बेटे ओगेदेई को मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। कहते हैं ना कि मौत ही जिंदगी की असली सच्चाई है और कोई भी इससे बच नहीं पाया। अब वो साल आया जब चंगेज खान की मौत हुई। 1227 में एक दिन जब वो घुड़सवारी कर रहा था, वो घोड़े से गिर गया और पत्थर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई और इसके बाद दुनिया को एक क्रूर शासक से मुक्ति मिल गई। मौत के बाद उसको मंगोलिया में, जहां पर उसका जन्म हुआ था, खमती एमग नाम की जगह पर दफन कर दिया गया। उम्मीद करता हूं कि आपको चंगेज खान की ये पूरी कहानी जरूर पसंद आई होगी और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।